हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। इस वीडियो में हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 6 to 10 कवर करेंगे विद द डाउरी प्रोहिबिशन मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम रूल्स 1985। तो स्टार्ट करते हैं। डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर हेयर्स। ऐसी डाउरी जो कि वाइफ के लिए या फिर उसके हेयर्स के लिए बेनिफिट है। ठीक है, यहाँ पर है वेयर एनी डाउरी इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द वुमेन इन कनेक्शन विद हुज मैरिज इट इज़ गिवन दैट पर्सन शैल ट्रांसफ़र इट टू द वुमेन। ठीक है, ये बता रहा है कि जहाँ कहीं भी ऐसी डाउरी रिसीव की जा रही है किसी और व्यक्ति द्वारा वुमेन को छोड़ के, मतलब उस वुमेन को नहीं दी जा रही है, किसी और को दी जा रही है उसकी ही शादी में, तो ऐसा पर्सन जो होगा वो ट्रांसफ़र कर देगा उसकी प्रॉपर्टी को या उसकी डाउरी को वुमेन को ही ट्रांसफ़र कर देगा। क्लॉज ए, इफ़ द डाउरी वॉज रिसीव्ड बिफोर द मैरिज, अगर डाउरी शादी के पहले दी गई है, ठीक है, तो वो इंसान क्या करेगा, शादी के बाद ही 3 महीने के अंदर उसको ट्रांसफ़र वापस कर देगा। ठीक है, अगर डाउरी शादी के टाइम पे दी जा रही है या फिर शादी के बाद दी जा रही है, रिसीव की जा रही है एट द टाइम ऑफ और आफ्टर द मैरिज, तो वो जो व्यक्ति होगा जिसने रिसीव की है वो 3 महीने के अंदर ऐसी रिसीट के 3 महीने के अंदर उसको वापस कर देगा। ठीक है, क्लॉज सी देखिए, इफ़ द डाउरी वॉज रिसीव्ड व्हेन द वुमेन वॉज अ माइनर, अगर ऐसे टाइम पे डाउरी रिसीव की गई थी जब वो वुमेन थी वो 18 साल से कम की थी, तो वो जो व्यक्ति है जब वो 18 साल की हो जाएगी, मेजॉरिटी अटेन कर लेगी, उसके 3 महीने के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देगा। एंड पेंडिंग सच ट्रांसफ़र शैल होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमेन, और ऐसा व्यक्ति उसके वुमेन के बेनिफिट के लिए ही उसको होल्ड करेगा। ठीक है, अब देखिए सबसेक्शन 2 क्या कहता है। इफ़ एनी पर्सन फेल्स टू ट्रांसफ़र एनी प्रॉपर्टी एज रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन 1, अगर कोई व्यक्ति है वो सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग फेल होता है डाउरी को, प्रॉपर्टी को वापस करने में, ठीक है, ट्रांसफ़र करने में अगर वो फेल होता है विद इन दी टाइम लिमिट जो कि दी गई है, 3 महीने की दी गई है तीनों ही केसेस में, और एज रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन 3, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस दैन 6 months but which may extend to 2 years, or with fine which shall not be less than 5,000 but which may extend to 10,000 rupees, or with both। तो वो पनिशेबल होगा, इसकी सज़ा 6 महीने से कम की नहीं होगी लेकिन 2 साल तक की हो सकेगी, और जो उसका फ़ाइन होगा वो 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा बल्कि 10,000 तक का हो सकेगा, या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों ही देना पड़ेगा। सबसेक्शन 3 में आ जाइए। वेयर द वुमेन entitled to any property under subsection 1 dies before receiving it, the heirs of the woman shall be entitled to claim it from the person holding it for the time being। अगर कोई वुमेन है जो कि ऐसी प्रॉपर्टी को रिसीव करने से पहले ही मर जाती है, तो जो ऐसी जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके वारिसों को दे दी जाएगी जो उसके हकदार होंगे। यहाँ पे एक प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच वुमेन डाइज विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज अदरवाइज देन ड्यू टू नेचुरल कॉजेज सच प्रॉपर्टी शैल, अगर वो जो वुमेन है वो शादी के 7 साल के अंदर मर गई है बिना किसी नेचुरल कॉज के, मतलब कि वो एक तरीके से डाउरी डेथ के हिसाब से 304B में अगर वो ख़त्म हुई है, और अगर उसके कोई भी बच्चे नहीं हैं, इफ़ शी हैज़ नो चिल्ड्रन, तो उसके पेरेंट्स को वापस ट्रांसफ़र की जाएगी, और अगर उसके बच्चे हैं तो उसके बच्चों को ट्रांसफ़र की जाएगी। अब आ जाते हैं सबसेक्शन 3A में। वेयर अ पर्सन कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 2 फॉर फेलियर टू ट्रांसफ़र एनी प्रॉपर्टी एज रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 हैज़ नॉट,
अगर कोई पर्सन है जो कि सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में जो हमारे दिए हुए हैं जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा नहीं करेगा, ट्रांसफ़र नहीं करेगा प्रॉपर्टी को बिफोर हिज कन्विक्शन, उसकी दोष सिद्धि के पहले, अंडर दैट सबसेक्शन, transferred such property to the woman entitled thereto, or as the case may be her heirs, parents or children. अगर कोई भी पर्सन है जो कि कन्विक्टेड है अंडर सबसेक्शन 2 और जिसने ट्रांसफ़र नहीं की है प्रॉपर्टी, तो उस वुमेन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की है, उसके हेयर्स को नहीं की है, पेरेंट्स को नहीं दी है या बच्चों को नहीं दी है, तो जो कोर्ट होगी, द कोर्ट शैल इन एडिशन टू अवॉर्डिंग पनिशमेंट अंडर दैट सबसेक्शन डायरेक्ट बाय ऑर्डर इन राइटिंग दैट सच पर्सन शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू सच वुमेन और एज द केस मे बी हर हेयर्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर. जो कोर्ट होगा वो जो अवॉर्ड करेगा पनिशमेंट, उसके एडिशन में ये लिखेगा कि वो जो पर्सन है जिसको ट्रांसफ़र करनी थी प्रॉपर्टी उसने नहीं की है, तो वो ऐसी वुमेन को या फिर उसके वारिसों को या फिर उसके पेरेंट्स को या उसके बच्चों को स्पेसिफिक टाइम में ट्रांसफ़र करेगा प्रॉपर्टी. और अगर वो पर्सन फेल हो जाता है कोर्ट के डायरेक्शन को फॉलो करने में विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, एन अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मे बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम. तो जो कोर्ट है वो जो प्रॉपर्टी के इक्वल कोई जो वैल्यू होगी उसे रिकवर कर सकेगा, जैसे कि कोर्ट ने उस पर फ़ाइन इम्पोज किया है, इस तरीके से वो रिकवर कर सकेगा और उस वुमेन को रिटर्न कर दी जाएगी वो प्रॉपर्टी या फिर वो सैड अमाउंट या फिर उसके हेयर्स को या फिर पेरेंट्स को या फिर चिल्ड्रन को. Subsection 4. Nothing contained in this section shall affect the provision of section 3 or 4. इस सेक्शन की कोई भी बात सेक्शन 3 और 4 पे प्रभाव नहीं डालेगी. सेक्शन 3 किससे डील करता है? पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी. और सेक्शन 4 किससे डील करता है? पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी. नेक्स्ट सेक्शन देखिए, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों का संज्ञान. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द CRPC, CRPC में किसी बात के होते हुए भी. क्लॉज ए देखिए, नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शेल ट्राई एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से नीचे की कोई भी कोर्ट इस एक्ट के किसी भी ऑफेंस का ट्रायल नहीं करेगा. किसके नीचे से कोई कोर्ट? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से नीचे की कोई भी कोर्ट इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी ऑफेंस का ट्रायल नहीं करेगा. नेक्स्ट क्लॉज देखिए, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट अपॉन. कोई भी कोर्ट इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी ऑफेंस को संज्ञान में नहीं लेगा. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 कंडीशन दी हैं इनको छोड़ के. सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है? इट्स ओन नॉलेज और द पुलिस रिपोर्ट ऑफ द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस. अपनी जानकारी पर या ऐसे ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले फैक्ट्स को पुलिस रिपोर्ट पर, या सेकंड क्या है? A complaint by the person aggrieved by the offense or a parent or other relative of such person or by any recognized welfare institution or organization. Aggrieved person या उसके पेरेंट्स का या फिर कोई रिलेटिव का या किसी रिकॉग्नाइज्ड या मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लेंट पर ही ट्रायल करेगा, इसके अलावा नहीं करेगा. क्लॉज सी पे आ जाइए. It shall be lawful for a metropolitan magistrate or a judicial magistrate of the first class to pass any sentence authorized by this act or any person convicted of an offense under this act. ये लॉफुल होगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए या फिर JM फर्स्ट क्लास के लिए कि इस एक्ट के द्वारा ऑथोराइज सेंटेंस पास कर सकता है वो और किसी पर्सन को कन्विक्ट कर सकता है जिसने इस एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध किया है. ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार. यहाँ पर कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन
means a social welfare institution or organization recognized in the behalf by the central or state government. यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ किया गया है रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है? सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज किया हुआ कोई ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, अब इसका सबसेक्शन 2 देख लीजिए. नथिंग इन चैप्टर 36 of CRPC shall apply to any offence punishable under this act. CRPC का चैप्टर 36 है जो कि डील करता है किससे? लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस. CRPC का चैप्टर 36 जो कि डील करता है लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस से, उसकी कोई भी बात इस एक्ट के अंडर पनिशेबल किसी भी ऑफेंस पर अप्लाई नहीं होगी. सबसेक्शन 3 देख लीजिए. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, a statement made by the person aggrieved by the offence shall not subject such person to a prosecution under this act. किसी भी लॉ में किसी भी बात के होते हुए भी एग्रीव्ड पर्सन का दिया हुआ स्टेटमेंट ऐसे पर्सन को इस एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन का या अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा. आई होप सेक्शन 7 आप लोगों को क्लियर है. नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाइए. सेक्शन 8 जो कि डील करता है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टेन पर्पसेस एंड टू बी बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल. अपराधों का कुछ सर्टेन पर्पस के लिए कॉग्निजेबल होना तथा बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल होना. ठीक है, सबसे पहला इसका क्या बोलता है सबसेक्शन. The CRPC shall apply to offences under this act as if they were cognizable offences. CRPC इस एक्ट के अंतर्गत हुए ऑफेंसेस पर वैसे ही अप्लाई होगी जैसे कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हों. क्लॉज ए देखिए. फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए. क्लॉज बी. फॉर द पर्पस ऑफ मैटर्स अदर दैन. इन ये जो पर्पस हैं इनको छोड़ के. फर्स्ट क्या है? मैटर्स रेफर टू इन सेक्शन 42 ऑफ दैट कोड, जो कि मैटर्स रेफर किए गए हैं सेक्शन 42 CRPC के. अब सेक्शन 42 CRPC किसकी बात करता है? अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस. ओके. सेकेंड है the arrest of a person without a warrant or without an order of magistrate. किसी पर्सन की वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना अरेस्ट उस पर्सन का. सबसेक्शन 2 देखिए. एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल. इस एक्ट के अंतर्गत सारे ही ऑफेंसेस क्या होंगे? नॉन बेलेबल होंगे और नॉन कंपाउंडेबल होंगे. नेक्स्ट है सेक्शन 8A. बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेस. Where any person is prosecuted for taking or abetting the taking of any dowry under section 3 or the demanding of dowry under section 4, the burden of proving that he had not committed an offence under those sections shall be on him. जैसे कि दो पार्टीज़ हैं, ठीक है, ये है ब्राइड साइड की, ये है ग्रूम. ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है डाउरी लेने का देने का ग्रूम ने, तो ऑब्वियसली किस पे होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ वर पक्ष पे. ठीक है, ये ही लोग प्रूफ करेंगे कि इन्होंने ना ही डाउरी की डिमांड की है और ना ही डाउरी मांगी है, ना ही दी है ना ली है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 8B. डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स. अब यहाँ पर क्या है कि डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स का भी एक सेक्शन दिया हुआ है.
The state government may appoint as many dowry prohibition officers as it thinks fit and specify the areas in respect of which they shall exercise their jurisdiction and power under this act. यहाँ पे किसको पावर दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट को. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकती है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को जैसा कि वो ठीक समझे, और वो एक तरीके का एरिया और जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करती है कि मतलब पर्टिकुलर एरिया के लिए पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन देती है किसी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को. सब सेक्शन 2, एवरी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर शेल एक्सरसाइज एंड परफॉर्म द फॉलोइंग पावर्स एंड फंक्शंस. अब जो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है जिसको अपॉइंट किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, उसके क्या पावर्स होंगे, क्या फंक्शंस होंगे जो कि वो परफॉर्म करेगा. सबसे पहला है टू सी दैट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर कंप्लाइड विथ. सबसे पहले वो ये देखेगा कि इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं. सेकंड है टू प्रिवेंट एज फार एज पॉसिबल द टेकिंग और अबेटिंग द टेकिंग ऑफ और द डिमांडिंग ऑफ डाउरी. जो लोग डाउरी ले रहे हैं या दे रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं डाउरी को, उनको सबसे जल्दी से जल्दी कैसे बचाया जा सके ऐसी चीज़ों से. ठीक है. तीसरा है टू कलेक्ट सच एविडेंस एज मे बी नेसेसरी फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन्स कमिटिंग ऑफेंसेस अंडर द एक्ट एंड, और जितना जल्दी हो सकेगा वो ऐसे एविडेंसेस को कलेक्ट करेगा जो कि ज़रूरी हैं प्रोसिक्यूशन के लिए इस ऑफेंस के अंतर्गत. ठीक है. डी इज़ टू परफॉर्म such additional functions as may be assigned to him by the state government or as may be specified in the rules made under this act. और वो परफॉर्म करेगा सारे ही ऐसे फंक्शंस जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बताए गए हैं और इस एक्ट में जो रूल्स स्पेसिफाई हैं उनके अंतर्गत मेंशन किए गए हैं. सब सेक्शन 3 बात करता है द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कन्फर सच पावर्स ऑफ अ पुलिस ऑफिसर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन ऑन द डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर हु शैल एक्सरसाइज सच पावर्स सब्जेक्ट टू द सच लिमिटेशन एंड कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट. स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा पुलिस ऑफिसर को ऐसी पावर्स प्रोवाइड करेगी जो नोटिफिकेशन में मेंशन होगी और पुलिस ऑफिसर ऐसी पावर का यूज़ लिमिटेशन और कंडीशंस के अंतर्गत करेगा जो इस एक्ट को बनाए गए रूल्स के द्वारा स्पेसिफाई की गई हैं. नेक्स्ट इज सबसेक्शन 4. The state government may, for the purpose of advising and assisting dowry prohibition officer, स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को एडवाइस देने के पर्पज़ से इन द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस. जो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है, जो भी वो फंक्शंस परफॉर्म करेगा, जो भी वो पावर्स का यूज़ करेगा, उसके लिए उसको एडवाइस देने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड को अपॉइंट करेगा जिसमें 5 से ज़्यादा 5 सोशल वेलफेयर वर्कर नहीं होंगे और एटलीस्ट 2 वुमेन होंगी. ठीक है. फ्रॉम द एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर एक्सरसाइजेज जुरिस्डिक्शन अंडर सबसेक्शन 1. स्टेट गवर्नमेंट को सबसेक्शन 4 में ये पावर दी गई है कि वो एक एडवाइजरी बोर्ड को अपॉइंट करे डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के लिए, उसको एडवाइस देने के लिए, जिसमें 5 से ज़्यादा सोशल वेलफेयर वर्कर नहीं होंगे लेकिन एटलीस्ट 2 वुमेन होंगी. ठीक है. आई होप आप लोगों को सेक्शन 8 अच्छे से क्लियर होगा. सेक्शन 9 पावर टू मेक रूल्स बनाने की शक्ति. सब सेक्शन 1 है इसका. The central government may by notification in the official gazette make rules for carrying out the purposes of this act. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस एक्ट के अंतर्गत कोई रूल बना सकेगी जैसा कि इन्होंने बनाया हुआ है एक एक्ट, एक रूल. द डाउरी प्रोहिबिशन मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम रूल्स 1985. ये एक्ट ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक बार पढ़ा दूंगी. सब सेक्शन 2 देख लीजिए.
In particular and without prejudice to the generality of the following power, such rules may provide for. Particularly इससे पहले वाले एक्ट की जो पावर्स थीं उनकी ब्रॉडनेस पर कोई इफेक्ट डाले बिना ऐसे रूल्स प्रोवाइड किए जा सकेंगे. क्लॉज ए देख लीजिए. The form and manner in which and the persons by whom any list of presents referred to in subsection 2 of section 3 shall be maintained and all other matters connected therewith and किसी व्यक्ति द्वारा गिफ्ट की मेंटेन की हुई लिस्ट तैयार की जाएगी इन पर्टिकुलर मैनर में और उससे रिलेटेड सभी चीज़ों की. क्लॉज बी देखिए. The better coordination of policy and action with respect to the administration of this act. इस एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी बनाई हुई पॉलिसीज़ के बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए. सबसेक्शन 3 देख लीजिए. एवरी रूल मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament while it is in session for the total period of 30 days. ये लर्न कर लीजिए. टोटल पीरियड कितने दिन का यहाँ पे मेंशन किया है? 30 डेज़ का. विच मे बी कंप्राइज्ड इन 1 सेशन और इन 2 or more successive sessions, and if before the expiry of the sessions immediately following the session or the successive sessions aforesaid both houses agree in making any modification in the rule or both houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or to be no effect as the case may be. So however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule. सबसेक्शन 3 जो है इसकी BLED की लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए. इस एक्ट के अंदर बनाए गए सभी रूल्स, जितने भी रूल्स हैं इस एक्ट के बनाए जाने के बाद जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट के सामने 30 दिन के लिए रखे जाएंगे. ये जो टाइम पीरियड है ना 30 डेज़ का, ये 1 या 2 या 2 से ज़्यादा सेशन में पूरा हो सकेगा और अगर सेशन एक्सपायर होने के पहले ये पीरियड ओवर हो जाता है, 30 डेज़ का पीरियड ओवर हो जाता है और बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इनमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं और कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो मॉडिफाई वे में ही इफ़ेक्टिव होगा. जो उन्होंने चेंज किया होगा ना उसी वे में वो इफ़ेक्टिव होगा. ठीक है. और अगर दोनों ही हाउसेस इस बात से एग्री हो जाते हैं कि ऐसा कोई जो रूल है वो नहीं बनना चाहिए, तो वो उसी टाइम पे एट द सेम टाइम इनइफेक्टिव हो जाएगा या फिर निष्प्रभाव हो जाएगा. लेकिन रूल्स के ऐसे मॉडिफिकेशन या इनइफेक्टिवनेस होने से पहले की गई कोई बात किसी रूल पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अब सेक्शन 10 पे आ जाइए. ये डील करता है पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स. सेक्शन 9 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स थी रूल की वो बताया गया है. अब सेक्शन 10 में बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर है. सब सेक्शन 1 देखिए. The state government may by notification in the official gazette make rules for carrying out the purpose of this act. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाएगी सेक्शन 10 के अंडर. सब सेक्शन 2 देखिए. In particular and without prejudice to the generality of the following powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely. इससे पहले वाले एक्ट की ब्रॉडनेस पर कोई इफेक्ट डाले बिना ऐसे रूल्स प्रोवाइड किए जा सकेंगे इससे रिलेटेड सभी मैटर्स पे. क्लॉज ए बात करता है The additional functions to be performed by the dowry prohibition officers under subsection 2 of section 8b. According to सेक्शन 8b सबसेक्शन 2 में डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाली एडिशनल परफॉर्मेंस इसमें इंक्लूड हैं. और सेकंड देखिए, लिमिटेशंस एंड कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच अ डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर में एक्सरसाइज हिज फंक्शंस अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 8b. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8b सब सेक्शन 3 के अंडर डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के द्वारा लिमिटेशन एंड कंडीशन के अधीन रहते हुए अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकेंगे. सब सेक्शन 3 देखिए क्या कह रहा है.
Every rule made by the state government under this section shall be laid as soon as may be after it is made before the state legislature. क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी रूल है वो जल्दी से जल्दी उसके बनने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखा जाएगा. ठीक है, यहाँ आपके सेक्शन 1 to 10 कवर हो गए हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का. अब हम इससे रिलेटेड रूल्स कवर करेंगे. The dowry prohibition maintenance of list of presents to the bride and bridegroom rules 1985. अभी हमने सेक्शन 9 में पढ़ा था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है 1985 में, उसे हम डिटेल में देख लेते हैं. फर्स्ट इसका डील कर रहा है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट से. These rules may be called the dowry prohibition maintenance of list of presents to be bride and bridegroom rules 1985. ठीक है, और they shall come into force on the second day of October 1985 being the date appointed for the coming into force of Dowry Prohibition Amendment Act 1984. इसकी डेट नोट कर लीजिए, 2 अक्टूबर 1985 है. 2 अक्टूबर 1985. सेकेंड देखिए, सेकेंड सेक्शन है रूल्स इन अकॉर्डेंस विथ विच लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स आर टू बी मेंटेन. रूल के अकॉर्डिंग लिस्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी. ठीक है, सब सेक्शन इसका 1 है द लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड शैल बी मेंटेन बाय द ब्राइड. शादी के टाइम पे ब्राइड को दी हुई जो प्रेजेंट्स हैं उसकी लिस्ट मेंटेन की जाएगी ब्राइड के द्वारा. ठीक है, सबसेक्शन 2 देखिए द लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइडग्रूम शैल बी मेंटेन बाय द ब्राइडग्रूम. यहाँ पर क्या है कि जो ब्राइडग्रूम को दी जा रही हैं गिफ्ट्स वो ब्राइडग्रूम के द्वारा मेंटेन की जाएंगी. मतलब कि सबसेक्शन 1 कह रहा है कि जो लड़की को दी जा रही हैं गिफ्ट्स वो लड़की के द्वारा, और जो सेकंड सेक्शन कह रहा है इसका सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जो ब्राइडग्रूम को दी जा रही हैं शादी के टाइम पे गिफ्ट्स वो ब्राइडग्रूम के द्वारा लिस्ट में मेंटेन की जाएंगी. ठीक है, 3 देखिए सबसेक्शन 3 एवरी लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स रेफर्ड टू इन सब रूल 1 और सब रूल 2. जो भी लिस्ट है सब रूल 1 और सब रूल 2 में रेफ़र की गई है. क्लॉज ए क्या कहता है इसका, shall be prepared at the time of marriage or as soon as possible after the marriage. ये जो लिस्ट बनाने की बात कर रहा है सब रूल 1 और सब रूल 2, तो वो या तो शादी के टाइम पे ही प्रिपेयर की जाएगी या फिर शादी के बाद जितनी जल्दी पॉसिबल हो तब की जाएगी. बी देखिए क्या कह रहा है shall be in writing, राइटिंग में होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए. क्लॉज सी क्या कह रहा है shall contain, क्या क्या कंटेन करेगी लिस्ट, इन ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच प्रेजेंट. ठीक है, छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन उस प्रेजेंट के बारे में. दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट, क्या उसकी वैल्यू हो सकती है, अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा के उसमें लिखा जाएगा. द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ गिवन द प्रेजेंट, किसने दी है उसका नाम लिखा जाएगा. वेयर द पर्सन गिविंग द प्रेजेंट इज रिलेटेड टू द ब्राइड और ब्राइडग्रूम, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सच रिलेशनशिप. जहाँ पर जो गिफ्ट है जो प्रेजेंट है वो किसी रिलेटिव के द्वारा दी जा रही है तो ब्राइड और ब्राइडग्रूम का उसका उस ऐसे रिश्तेदार का ऐसे नातेदारी का नाम लिखा जाएगा कि वो उसके रिश्ते में क्या लगता है. ठीक है, डी देखिए शेल बी साइंड बाय बोथ द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम. जो लिस्ट होगी वो ब्राइड और ब्राइडग्रूम के द्वारा साइन की हुई होगी. एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि वेयर द ब्राइड इज़ अनेबल टू साइन, जहाँ पे ब्राइड अनेबल है साइन नहीं कर सकती है तो शी में अफिक्स हर थंब इम्प्रेशन इन लियो ऑफ हर सिग्नेचर. ठीक है, तो वो थंब इम्प्रेशन लगाएगी. आफ्टर हैविंग द लिस्ट रेड आउट टू हर एंड ऑब्टेनिंग सिग्नेचर ऑन द लिस्ट ऑफ द पर्सन हु हैज़ सो रेड आउट द पर्टिकुलर कंटेंट इन द लिस्ट. ठीक है, तो ऐसी जो लिस्ट होगी वो ब्राइड को सुनाई जाएगी और जो सुना रहा है उसके भी साइन होंगे इसमें. एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रहा है, सेम है, कंडीशन ब्राइडग्रूम की है कि जहाँ पे ब्राइडग्रूम अनेबल है साइन करने के लिए वो अपने थंब इम्प्रेशन लगाएगा इन लियो ऑफ हिज सिग्नेचर, और सिग्नेचर के बाद जो लिस्ट है वो रेड आउट होगी, उसको पढ़ाई जाएगी, उसको सुनाई दी जाएगी और उसके बाद उसके साइन लिए जाएंगे. ठीक है, और जिसने पढ़ी है वो लिस्ट पूरी
उसके भी साइन होंगे। अब देखिए सेक्शन 4 क्या कहता है, द ब्राइड और द ब्राइडग्रूम में इफ़ शी और ही सो डिज़ायर, अगर ब्राइड और ब्राइडग्रूम चाहें, अगर वो चाहें तो ऑप्टेन ऑन आइदर और बोथ ऑफ द लिस्ट रेफर टू इन सब रूल 1 और सब रूल 2 द सिग्नेचर और सिग्नेचर्स ऑफ एनी रिलेशन ऑफ द ब्राइड और द ब्राइडग्रूम टू एनी अदर पर्सन और पर्सनस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द मैरिज। अगर ब्राइड और ब्राइडग्रूम चाहें तो वो किसी रिलेटिव के भी साइन उस लिस्ट पर ले सकते हैं। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यहाँ पर आपका जो सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का। अब आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको ADPO DLAO में से किसी भी एक्ट को पढ़ना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर ज़रूर बनाऊँगी। ओके, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल। बाय।